Hello guys, welcome back to our Surface Stories and I just want to say this one thing that we are very close to 700k. To be honest, जब मैंने switch करा था इस channel पे बात करना and I tried to do different topics with like whatever was curious to me, whatever feigned my interest, right? मुझे नहीं पता था that it's gonna work out so well for me because I am always excited these days now. I am always excited to work on a new video, on a new topic और जो भी history के बारे में बात करता हूँ. And I'm pretty sure कि ये चीज़ तुम लोगों को भी दिखती होगी कि how much effort I'm putting into videos now, which is way better to be honest. But still, I never imagined this thing कि it's gonna work out so well because I left the horror, not exactly left, but I stopped talking about the horror stories at 430k and now we are very close to 700k, so I just want to say thank you for that. Gushing out of the way, let's start the video now. अलास्का एक ऐसा देश जो हमारी दुनिया के एज पर है, एक ऐसी जगह जहां मीलों तक सिर्फ खामोशी होती है और आसमान छूने वाले पहाड़ होते हैं। अलास्का के विल्डरनेस में वक्त मानो थम सा जाता है और सिविलाइजेशन का नामो निशान धीरे धीरे रिप्लेस होता है एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर से, घने जंगलों से, रिवर्स से और हार्श कंडीशंस से। दूर दूर तक सिर्फ चलती हवा और नदी में बहने वाले पानी की आवाज सुनाई देती है। हाँ, इस जंगल में जंगली जानवर हैं, लेकिन कई बार घंटों तक आसमान में उड़ रहे रेवन क्रो की ही आवाज सुनाई देती है लोगों को यहाँ। अलास्का एक ऐसी जगह है जिसे नेचर रूल करता है एंड द फैक्ट दैट अलास्का हमेशा बर्फ से घिरा रहता है मेक्स दिस प्लेस इवन मोर डेंजरस। वैसे तो यहाँ मोस्टली जानवर ही दिखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ इन घने जंगलों में कुछ ऐसे लोग भी दिखाई देंगे जो मुश्किल चढ़ाई या ट्रैक करके अलास्का की एक ऐसी जगह का सफर तय करते हैं जहां से उनके वापस आने के चांसेस 50% कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हर साल कई लोग अलास्का के स्टैम्पीड ट्रेल से होते हुए पहुंचते हैं द मैजिक बस के पास। आखिर ऐसा क्या है इस मैजिक बस में कि हर साल काफी लोगों की जान जोखिम में होने के बावजूद भी वहां आने वालों की तादाद बस बढ़ती ही गई, इतनी कि एक समय बाद अलास्का के नेचुरल रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करनी पड़ी टू मूव द बस आउट ऑफ द वाइल्ड फॉर पब्लिक सेफ्टी। 12 फरवरी 1968 के दिन सदर्न कैलिफोर्निया के वॉल्ट और बिली मैकेंडल्स के घर एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था क्रिस्टोफर जॉनसन मैकेंडल्स। वैसे ये वॉल्ट की दूसरी शादी थी। इससे पहले उसकी शादी मर्सिया नाम की लेडी से हुई थी जिससे वॉल्ट के 6 बच्चे भी थे। इनफैक्ट जब क्रिस्टोफर, जिसे प्यार से क्रिस बुलाया जाता था, जब वो पैदा हुआ था तब भी वॉल्ट अपनी पहली बीवी के साथ ही रहता था और 3 साल बाद इन 1971 जब क्रिस की छोटी बहन कैरीन पैदा हुई तब भी वॉल्ट और मार्सिया एक मैरिड कपल थे। एक शादीशुदा आदमी होने के अलावा एक अफेयर होना और उस अफेयर से 2 और बच्चे होना, इसके बावजूद भी सारे भाई बहन बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मिलजुल के रहते थे। पूरा परिवार इंक्लूडिंग बिली, क्रिस एंड कैरीन साथ में फैमिली ट्रिप्स पर जाया करते थे। सिंस इनका इतना बड़ा परिवार था इंक्लूडिंग 8 चिल्ड्रंस एंड 3 एडल्ट्स, लेविश ट्रिप पे जाना मैकेंडल्स फैमिली के लिए इतना ज्यादा अफोर्डेबल नहीं था। इसीलिए वो लोग मोस्टली कैंपिंग या फिर हाइकिंग पे जाया करते थे। ये लोग बीच के पास एक कॉटेज रेंट पर लिया करते थे, कैंपिंग करते थे, वेरियस नेशनल पार्क जैसे कि रॉकी माउंटेन जाते थे या फिर माउंटेन्स पर स्कीइंग करने चले जाते थे। This is what most of their vacations planned looked like. But once in a while, on special occasions, मैकेंडल्स फैमिली पॉपुलर जगहों पर भी जाया करती थी जैसे कि विलियम्सबर्ग अम्यूजमेंट पार्क और डिज्नीलैंड। इन्हीं सब वेकेशन की वजह से, स्पेशली ट्रैकिंग एंड कैंपिंग की वजह से वॉल्ट एंड बिली के बेटे क्रिस को एडवेंचर करना पसंद आने लगा था। इस हद तक कि 16 साल की उम्र तक क्रिस हर साल अपने फादर के साथ वर्जीनिया के हाईएस्ट पीक ब्लू रिज माउंटेन्स क्लाइंब किया करता था। क्रिस इस क्लाइंब के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होता था कि वो अपना बैग खुद ही पैक किया करता था एंड उस बैग को पूरे क्लाइंब के टाइम पे, पूरे हाइकिंग के टाइम पे खुद ही कैरी किया करता था वो। एंड ही वाज जस्ट अ लिटिल बॉय। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि आजकल जो सगे भाई बहन होते हैं वो भी आपस में इतना ज्यादा प्यार से नहीं रहते हैं, तो फिर स्टेप सिबलिंग्स होने के बावजूद भी मैकेंडल्स सिबलिंग्स इतना ज्यादा साथ में, इतना ज्यादा प्यार में, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट से कैसे रहते थे, या फिर वो एक दूसरे के साथ ऐसे रिस्पेक्ट से ट्रिप्स पे कैसे जाते थे। इसका एक रीजन था वॉल्ट मैकेंडल्स
but that was for all wrong reasons. वॉल्ट मैकेंडल्स एक अब्यूजिव फादर एंड हस्बैंड था। अक्सर अल्कोहल के नशे में वो अपनी बीवी बच्चों पर वर्बली और फिजिकली अब्यूज किया करता था, पहले मर्सिया और उसके बच्चों पर और फिर बिली और उसके बच्चों पर। एंड इट इज सीन कि शेयर्ड ट्रॉमा की वजह से लोग अक्सर एक दूसरे से क्लोज रिलेशंस डेवलप करते हैं, which was also seen in the case of McCandless siblings. 8 बच्चे एक दूसरे के पेन और ट्रॉमा को समझते थे, जिसकी वजह से उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होने लगा था। इवन मर्सिया, वॉल्ट्स फर्स्ट वाइफ, वो क्रिस और कैरीन को अपने बच्चों जितना ही प्यार देती थी, क्योंकि उन दोनों को वो प्यार अपनी सगी मॉम बिली से नहीं मिलता था। बिली हर बार क्रिस और कैरीन को झूठे दिलासे दिया करती कि वो वॉल्ट को छोड़ देगी, बट शी नेवर फॉलोड थ्रू, जिसका सीधा सीधा असर क्रिस और कैरीन पर होता था। कभी उन्हें वॉल्ट के मुंह से निकली हुई गालियों का सामना करना पड़ता, तो कभी उसके लेदर बेल्ट के हमलों से। 1976 में वॉल्ट को नासा की तरफ से एंटीना स्पेशलिस्ट की जॉब ऑफर हुई, जिसकी वजह से उन चारों को वर्जीनिया शिफ्ट होना पड़ा। वर्जीनिया में बिली ह्यूज एयरक्राफ्ट में एज ए सेक्रेटरी काम किया करती थी और थोड़े ही सालों में वॉल्ट और बिली ने एक कंसल्टेंसी फर्म शुरू की जो काफी सक्सेसफुल हुई, लेकिन साथ में रहना और काम करना अब उनके रिलेशनशिप को और भी ज्यादा अफेक्ट कर रहा था। आए दिन उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते ही जा रहे थे। जितना टॉक्सिक वॉल्ट था उतनी ही टॉक्सिक बिली भी थी। अपने पेरेंट्स के हर रोज के झगड़ों की वजह से क्रिस और कैरीन ने अपने ही पेरेंट्स से दूरियां बना ली थी, जिसकी वजह से अब वो अपने स्टेप सिबलिंग्स के और भी ज्यादा क्लोज आ गए थे एंड दे यूज्ड टू ईगरली वेट फॉर फैमिली वेकेशंस। अक्सर हमेशा ऐसा देखा जाता है कि जिस बच्चे के घर में फैमिली कंडीशंस अच्छी ना हो या फिर उसके माँ बाप लड़ रहे हो तो उस बच्चे के एकेडमिक्स पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर क्रिस दिस वाज नॉट द केस। Chris was really good in academics, especially in history and anthropology. और तो और वो अपने कॉलेज के कैंपस न्यूज़पेपर के लिए भी लिखता था। जितना अच्छा वो पढ़ाई में था उतना ही अच्छा रनर भी था वो। He was strong-willed and stubborn. जो वो ठान लेता था वो करके ही दिखाता था। जैसे कि जब उसने हाई स्कूल कंप्लीट करा तो उसके तुरंत बाद उसने समर ब्रेक में एक सोलो एडवेंचर ट्रिप प्लान की एंड ही वाज जस्ट 16 एट दैट पॉइंट। जब वो सोलो ट्रिप से वापस लौटा, जो कि उसके कॉलेज शुरू होने के सिर्फ 2 दिन पहले था, तो तब वो उसके फेलो कॉलेज क्लासमेट्स से काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। जहाँ एक तरफ उसके क्लासमेट्स एकदम पॉलिश लुक और वेल ग्रूम्ड होके आए थे, वहीं क्रिस का हुलिया उनसे एकदम ही ऑपोजिट था। ही वॉज लुकिंग स्कफ, उसकी दाढ़ी थी और वो कई हद तक टैंड भी हो गया था। 1990 में क्रिस ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी विद एक्सेलेंट ग्रेड्स, लेकिन ऑनर्स और टाइटल उसके लिए इमटेरियल और इररिलेवेंट थे। ना उसके लिए डिग्री मायने रखती थी और ना ही पैसे। ये उसकी असली कॉलिंग नहीं थी। हिज रियल कॉलिंग वाज ट्रैवलिंग। एंड जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ, ही न्यू व्हाट ही वांटेड फ्रॉम हिज ओन लाइफ। ग्रेजुएशन खत्म होते ही जितने भी बचे कुचे पैसे उसके पास थे फ्रॉम हिज एजुकेशन फंड विच वॉज अराउंड $24,000, उसने वो सारे पैसों को ऑक्सफैम नाम के ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट कर दिया। ऑक्सफैम एक रिलीफ एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जो पॉवर्टी और हंगर जैसे कई प्रॉब्लम्स के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता था। डोनेशन के बाद क्रिस चुपचाप अपने घर से निकला एंड ही बिगेन हिज एडवेंचर, हिज मोस्ट अवेटेड एडवेंचर। एक ऐसा एडवेंचर जो सिर्फ क्रिस के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला था, जिनसे उसकी इस एडवेंचर पर मुलाकात होने वाली थी। इस एडवेंचर पे क्रिस ने ये सोचा था कि वो जिससे भी मिलेगा इस एडवेंचर पे या फिर इस रास्ते पे, वो उसको अपना नाम अलेक्जेंडर सुपर ट्रैम्प बताएगा, बिकॉज ही वांटेड टू अज्यूम अ न्यू आइडेंटिटी। उसे अपनी पास्ट लाइफ से कोई भी रिश्ता नहीं रखना था, ना ही अपने नाम से उसे कोई रिश्ता रखना था और ना ही अपनी फैमिली से। इसीलिए इस ट्रिप पे जाने से पहले उसने अपनी फैमिली से भी सारे के सारे कनेक्शंस तोड़ दिए थे बस। और तो और उसे इस एडवेंचर पे जब लोग मिलते थे और वो उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछते थे तो वो उन्हें हमेशा यही बताता था कि उसकी फैमिली अब है ही नहीं। उसने अपनी ट्रिप की शुरुआत गाड़ी में की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ्लैश फ्लड की वजह से उसे अपनी गाड़ी बीच में ही छोड़नी पड़ी। बट स्टिल ही डिड नॉट गिव अप। उसने अलग अलग तरीकों से अपनी ट्रैवलिंग कंटिन्यू करी, कभी ट्रेन से, कभी कन्यूइंग करके, तो कभी हिचहाइकिंग करके। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उससे कई घंटों तक कोई लिफ्ट ही नहीं मिलती थी। इवन देन ही यूज्ड टू वॉक एंड वॉक फॉर आवर्स। लेकिन कभी उसने ये नहीं सोचा कि ये सब कुछ गिव अप करके मैं घर चले जाऊं।
ही वॉज अ लाइट ट्रैवलर। वो अपने साथ ज्यादा सामान नहीं रखता था, ना ज्यादा पैसे रखता था। अगर किसी जगह वो कई दिनों तक रहता तो वहाँ पार्ट टाइम नौकरी कर लेता था वो। ही इवन हैड नो मैप बट जस्ट द विल टू ट्रैवल। कई बार ऐसा होता था कि वो जिनसे मिलता वो क्रिस को या फिर एलेक्स को अपने साथ रहने के लिए मनाते। ही जस्ट हैड दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि जो भी लोग उससे मिलते उन्हें ऐसा लगता कि वो क्रिस को कई सालों से जानते हैं। इन्हीं में से एक इंसान था वेन वेस्टबर्ग, जिससे क्रिस 1990 में मिला था, जो साउथ कैलिफोर्निया में एज अ ग्रेन एलिवेटर ऑपरेटर काम करता था। क्रिस उसके साथ काम करने लगा एंड एलिजिडली उसी के साथ रहने भी लगा था। वेस्टबर्ग को क्रिस इतना अच्छा लगने लगा था कि जब क्रिस के जाने की बारी आई, वेस्टबर्ग ने उसे रुक जाने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, बट क्रिस हैड बिगर प्लान्स। ही वांटेड टू ट्रैवल। उसका सबसे बड़ा एडवेंचर अभी भी बाकी था। 1991 में क्रिस एरिजोना के बुल हेड सिटी में था, जहां वो मैकडॉनल्ड्स में काम करता था। वहां कुछ महीने रहने के बाद वो ट्रैवल करके कैलिफोर्निया के सैल्टन सिटी पहुंचा। वो कई लोगों से मिलता था, उन्हें अपना दोस्त बनाता था। एंड माइंड यू दिस थिंग कि वो सिर्फ अपने ही एज ग्रुप के लोगों से दोस्ती नहीं करता था, वो हर एक एज ग्रुप के लोगों से मिलता था एंड स्टिल वो उन सब से घुल मिल जाता था। जितने भी लोग उससे मिलते उन सबको चाहे क्रिस का असली नाम, वो कहाँ से आता है, उसकी फैमिली कहाँ की है, ये सब तो पता नहीं था। लेकिन एक चीज जो इन सबको पता थी, जो उन्हें खुद क्रिस ने बताई थी, वो थी क्रिस का अलास्कन एडवेंचर। क्रिस हर वक्त उनसे यही बात करता था और वो सब क्रिस की एक्साइटमेंट को देखकर समझ जाते थे कि he really wanted to go on this adventure and what it really meant for him. It was time. क्रिस ने अपने एडवेंचर की प्लानिंग शुरू की और कनाडा से हिच हाइकिंग करते हुए अप्रैल 25, 1992 को क्रिस पहुंचा फेयरबैंक्स। फेयरबैंक्स पहुंचने के 3 दिन बाद उसने अपना बैग तैयार किया। He packed very few things for his adventure, जैसे कि 4.5 kilograms of rice और कुछ किताबें, एक जर्नल और एक फिल्म कैमरा। ना उसके पास ढंग का मैप था और जो राइफल भी उसके पास थी, that was not a good gun to hunt down big animals। जिस आदमी ने क्रिस को स्टैम्पीड ट्रेल तक लिफ्ट दी थी, उसे भी लग रहा था कि क्रिस इस एडवेंचर के लिए तैयार नहीं था। बट क्रिस ने हमेशा से ही अलास्कन एडवेंचर के बारे में सपने देखे थे। He was ready to go into the wild। स्टैम्पीड ट्रेल पर ड्रॉप होने के बाद क्रिस started walking। क्रिस का ओरिजिनल प्लान था अलास्का के विल्डरनेस को एक्सप्लोर करना। वो जंगलों के बीच रहना चाहता था, अपना खाना खुद हंट करना चाहता था। He wanted to be free and live raw। इसीलिए वो अपने साथ ज्यादा सामान भी नहीं लेके आया था। शुरू में उसे ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ा था, बिकॉज उसके पास खाने के लिए राइस था एंड इट वॉज द आउटस्कर्ट ऑफ विल्डरनेस। तो मुश्किलें अभी बड़ी नहीं थी। उसका फाइनल स्टॉप था बेरिंग सी, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस उसे एक अबैंडन्ड बस में शेल्टर लेना पड़ा। ये अबैंडन्ड बस स्टैम्पीड ट्रेल के रास्ते में ही थी। अपने एडवेंचर के 4th डे पर उसे ये अबैंडन्ड बस मिली थी, जिसे वो मैजिक बस कहने लगा। वो आस पास से खाना कलेक्ट करता, पूरा दिन जंगल में घूमता और फिर रात में इसी मैजिक बस में आकर सो जाता था। जब क्रिस ने अलास्का के विल्डरनेस में एंटर किया था, उसके पास काफी जोश और एक्साइटमेंट थी, लेकिन एक चीज जो उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था वो था नेचर, स्पेशली अलास्का का नेचर और अनसर्टेन वेदर। नेचर किसी को बख्श नहीं देता और क्रिस भी उन्हीं में से एक था। अलास्का में वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गया था, कभी काफी बारिश होती और कभी काफी बर्फ गिरती। एंड क्योंकि क्रिस के पास सही मैप नहीं था, he did not know where he was or where he was supposed to go or seek for help, and now unfortunately he was trapped in the wild। 9th डे आते क्रिस को वीकनेस फील होने लगी थी, because he could not hunt properly। कभी उसे पॉक्यूपाइन खाकर गुजारा करना पड़ता, तो कभी सिर्फ बेरीज और सीड्स खाके। डे 31 उसके लिए लकी था, उसे स्क्वेरल और डक खाने को मिला था। वहीं डे 68 आते आते ही वॉज मेयरली सर्वाइविंग। डे 69 को उसने एक रिवर क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन इतनी तेजी से बारिश हो रही थी दैट इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू स्विम फ्रॉम वन साइड ऑफ द रिवर टू अनदर। और खाने की कमी की वजह से वो ऑलरेडी काफी वीक था, इसीलिए उसे थक हार के वापस अपनी मैजिक बस में आना पड़ा। देखते ही देखते अब 100 दिन पूरे हो चुके थे क्रिस के इन अलास्का, बट ही वॉज nowhere near as excited as he was when he started this journey।
उसे इतना वीक फील हो रहा था कि वो चल भी नहीं पा रहा था और उसे ऐसा लगने लगा था अब कि मौत बस किसी भी वक्त उसका दरवाजा खटखटाने वाली है। रिमेंबर आई सेड कि क्रिस के पास एक जर्नल और फिल्म कैमरा था। वो हर दिन की एंट्री अपने जर्नल में करता था। उसने क्या खाया, उस दिन वहाँ का वेदर कैसा था, ये सब वो उस जर्नल में लिखता था और अपने फिल्म कैमरा से कभी कभार फोटोज क्लिक करता था अपने हंट किए हुए एनिमल्स की या आसपास के नज़ारे की। लेकिन अब उसने जर्नल में एंट्रीज लिखना भी छोड़ दिया था क्योंकि उसके शरीर में अब इतनी ज्यादा वीकनेस आ गई थी कि वो पेन भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी लास्ट एंट्री थी डे 107 की, जिसमें उसने सिर्फ ब्यूटीफुल बेरीज लिखा था। यानी हम अज्यूम कर सकते हैं कि उस दिन उसे सिर्फ कुछ बेरीज ही खाने को मिली होंगी। डे 108 से लेके 113 तक सिर्फ स्लैशेस खींची गई थी, यानी उन 6 दिनों में उसने कुछ भी नहीं खाया था। When I was reading about this part, I literally could not even imagine कि क्रिस के दिमाग में उस समय पे क्या चल रहा होगा। वो कितना ज्यादा घबरा रहा होगा बिना किसी मदद के, बिल्कुल अकेले, बिना खाने के, जंगली जानवरों और ऐसे बेरहम नेचर के बीच में रहना। क्या उसे उसका यहाँ आना रिग्रेटफुल लग रहा होगा? क्या उसे अपनी चॉइसेस पे रिग्रेट हो रहा होगा? या फिर क्या उसने अपने फेथ को एक तरीके से एक्सेप्ट ही कर लिया होगा उस पॉइंट पर? Honestly, it kind of gives me goosebumps just thinking about this thing कि एक आदमी जिसे ये चीज पता है कि मैं अब मरने वाला हूँ, वो उस पॉइंट पे क्या सोचता है। सितंबर 6, 1992 मैजिक बस के पास कुछ मूस हंटर शेल्टर लेने आए थे। उनमें से एक ने जब बस के अंदर झांका तो ही सॉ अ स्लीपिंग बैग। बस के अंदर जाने के बाद उसने उस स्लीपिंग बैग को स्टंप से शेक किया टू चेक अगर उसमें कोई जंगली जानवर या सांप तो नहीं था। दैट इज व्हेन सडनली अ हेड पॉप्ड आउट। ही न्यू कि वो एक सड़ी हुई डेड बॉडी को देख रहा है। जब उस बॉडी को रेस्क्यू किया गया, देन द रेस्क्यूअर फाउंड फ्यू थिंग्स इन द बस, जैसे कि एक्सपोज्ड फिल्म्स के कुछ रोल्स, एक जर्नल जिसमें बहुत सारी एंट्रीज थी और बस के दरवाजे के पास चिपकाया हुआ एक नोट जिसमें लिखा था SOS, I need your help, I am injured, near death and too weak to hike out of here. I am all alone. This is no joke. In the name of God, please remain to save me. I am out collecting berries close by and shall return this evening. Thank you. Chris McCandles. Christopher McCandles was no more. 113 दिनों तक अलास्का के विल्डरनेस में सरवाइव करने के बाद क्रिस की स्टारवेशन के कारण डेथ हो चुकी थी। जब उसकी बॉडी मिली, उसका वजन घटकर 30 किलो हो गया था। दिस वाज द लास्ट फोटो ऑफ हिम जो उसने खुद अपने फिल्म कैमरा से खींची थी। एज यू कैन सी, वो कितना वीक लग रहा है इसमें। ना उसकी आंखों में वो चमक है, एंड यस ही इज स्माइलिंग, बट समहाउ द स्माइल लुक्स एज इफ वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है जस्ट फॉर दैट वन स्माइल। लेकिन उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा है आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल। जब क्रिस की स्टोरी लोकल्स तक पहुंची तो पीपल दे वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक ग्रुप वो था जो क्रिस के इस एडवेंचर को क्रिटिसाइज कर रहा था, ये कहकर कि क्रिस इस एडवेंचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। ना वो ढंग का मैप अपने साथ ले गया था और ना उसे अलास्का के विल्डरनेस की कोई नॉलेज थी। दिस ग्रुप बिलीव्स कि क्रिस खुद अपनी मौत का जिम्मेदार है, लेकिन दूसरा ग्रुप वो है जो कि क्रिस के इस एडवेंचर को एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बताते हैं। इस ग्रुप के लिए क्रिस उनकी एक इंस्पिरेशन है। क्रिस की पर्सनालिटी, उसका ट्रैवल करने का जुनून और सोसाइटी के सभी रिस्ट्रिक्शन से दूर अपनी लाइफ नेचर के बीच में बिताने का डिसीजन, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल इंस्पायर फील करते हैं इन सभी चीजों से। उनके लिए क्रिस किसी हीरो से कम नहीं है। क्रिस की स्टोरी उनके लिए इतनी हार्ट टचिंग है कि कई लोग मैजिक बस तक खुद हाइक करके जाते हैं जस्ट टू सी एंड एक्सपीरियंस वो लाइफ जो किसी वक्त क्रिस ने वहां गुजारी थी। वहां जाकर वो इन अ वे क्रिस को ऑनर करना चाहते हैं। एक टाइम बाद वहां इतने लोग आने लगे थे जिसकी वजह से फॉरेस्ट अथॉरिटीज को मैजिक बस वहां से एयरलिफ्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि वहां तक आने का रास्ता इतना मुश्किल था कि कई लोग की मौत भी हो चुकी थी वहां और कईयों को रेस्क्यू भी किया गया था। आज वो बस यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का म्यूजियम में खड़ी है, जहां आज भी कई लोग उसे देखने के लिए आते हैं। हम लोग सिर्फ ये चीज पे स्पेकुलेशन कर सकते हैं कि क्यों क्रिस जैसा ग्रेजुएट और वेरी स्टूडियस बच्चा ऐसे एडवेंचर पे गया होगा, वो भी एक इतना ज्यादा ब्राइट फ्यूचर पीछे छोड़ के। क्यों उसने अपनी फैमिली और दोस्तों से कम्युनिकेशन तोड़ दिया था, हम सिर्फ थ्योरीज बना सकते हैं। लेकिन एक चीज जो एकदम क्लियर है वो ये कि उसकी कहानी कई लोगों को आज भी इंस्पायर करती है। क्रिस की लाइफ स्टोरी एंड एक्सपीरियंसेस हैव रीच्ड बियॉन्ड लाइफ।
वो कई लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है एंड हिज स्टोरी विल गो ऑन टू लिव फॉरएवर।